नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। आज हम ब्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें लगभग 18 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे इस टाइप के अच्छे प्रिंटिंग नहीं मिलेंगे, नहीं तो बाकी सब अच्छे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मॉड्यूलर ईंटों का आकार कितना होता है? तो ईंट साइज़ के आधार पर एक मॉड्यूलर बोला जाता है, एक नॉमिनल बोला जाता है। जो मॉड्यूलर होता है एक्चुअल माप होती है, तो एक्चुअल माप कितनी होती है? 19 गुणे 9 गुणे 9 किस में होती है? सेंटीमीटर में। और जो नॉमिनल बोला जाता है वो कितना होता है? 20 गुणे 10 गुणे 10। तो आपको यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका सही आंसर बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा और नॉलेज दे देते हैं हम। जो 20 कैसे होता है? 20 गुणे 10 गुणे 10 हो कैसे होता है? तो यह क्या होता है, जो ईंट की परतें जोड़ी जाती है उसके बीच जो सीमेंट डाला जाता है, मोटार डाला जाता है। जैसे सपोज कीजिए ऐसी ईंट जोड़ी गई है, ऐसे ईंट जोड़ी गई है, इसके बीच में ये जो है, ये इस पोर्शन में जो मोटार डाला गया है, तो उसकी हम जो मोटाई होती है उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो उसी को हम ऐसा करके जोड़ा गया। तो इसकी जो मोटाई होती है उसकी मोटाई कितनी ली जाती है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है यह मोटाई डाला जाता है, सीमेंट मसाला डाला जाता है। तो इसका इधर से आधा सेंटीमीटर ले लिए और इधर से आधा सेंटीमीटर ले लिए, तो ये कितना है? 19। इधर से आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना हो गया? 19 + 20। ऐसे ये भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है? 20 गुणे 10 गुणे 10 हमारा नॉमिनल साइज हो जाता है, नॉमन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा फिर, चिनाई की ईंट का मानक आकार क्या होता है? जो स्टैंडर्ड माप भी उसी को बोलते हैं, 19 गुणे 9 गुणे 9 को बोलते हैं। 19 गुणे 9 गुणे 9 को। यहाँ आपका आंसर बी सही हो जाएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि जो हम जो सांचा होता है, जो मोल्ड होता है, उस जिसमें हम ईंट को ढालते हैं, उसकी माप क्या होती है? तो उसकी माप भी आपको हम बता देते हैं। कितना होता है? 19 गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? 21 गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? 21 गुणे 10 गुणे 10 होता है। हमारा जो पहले हम क्या लिखते हैं, लेंथ रहता है, फिर ब्रेथ रहता है, फिर हाइट रहती है, या फिर आप मोटाई भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। ये भी क्वेश्चन में, परीक्षाओं में क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसका क्रम में ये क्या है। तो आपका क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यह एक धातु का संयोजन है जिसका उपयोग पत्थर की चिनाई में किया जाता है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रैम्प हो जाएगा। हिंदी इसका सही नहीं है, इसका जो इंग्लिश याद रखिए, क्रैम्प बोलते जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे पत्थर की जुड़ाई की जाती है, तो पत्थर में हो सकता है कुछ चीज़ें अगर बाहर की तरफ निकली है, तो इनको सपोर्ट देने के लिए इसमें झिर्री काट के और इसमें झिर्री काट के जो क्या है, दबा हुआ है, ऐसे चीज़ें बनी हुई हैं। सपोज ऐसे कुछ बना, ये चीज़ें जो है ये बाहर को निकल रहा है। क्या हो रहा है? ये आपका जो है ये पोर्शन आपको बाहर को निकल रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से हम बनाते हैं। सपोज कीजिए ऐसे है, और ये चीज़ ये इतना बाहर तो निकला है, इधर भी जुड़ाई हुई है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए इसमें झिर्री काट के और इसमें झिर्री काट के और इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। एक पत्ती बोल सकते हैं, लोहे का होता है। संयोजन इस प्रकार होता है कि इस दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? हम यहाँ से थोड़ा सा देख लें। जो ये पोर्शन होगा यहाँ जोड़ा जो गया है, उसी को हम, एक धातु का संयोजन होता है, उसी के हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैम्प बोल देते हैं। और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें क्या कॉर्निस होता है? तो कॉर्निस क्या होता है? जो हमारे घर भवन बने हुए, टोटली घर भवन बना हुआ है, तो भवन में जो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, ऐसे करके आप देखेंगे तो बाहर घर में दीवार के जो छत होता है,
छत के लगभग बराबर में ऐसा निकाला हो गया होता है। तो ये जो बाहर अच्छा से दिखने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ कर दिया जाता है। इस पे याद रखिएगा, इस पर इसकी जो 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं निकाला जाता है, और जो इस पर लोड नहीं आता है, इस पर डायरेक्ट लोड किसी प्रकार का नहीं डाला जाता है। सीधा से इसको बोलते हैं, इसको लोड वर्क के लिए नहीं निकाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निस बोलते हैं। और एक होता है कॉर्बल, क्या होता है दूसरा, कॉर्बल। तो कॉर्बल जो होता है ये आपका भवन है। तो इसमें क्या होता है, जो भवन के अंदर में निकाला जाता है, अंदर जो निकाला गया है, एक तरह से अंदर निकाला गया है। तो इसमें क्या किस लिए डाला जाता है कि इस जो हम छत की ढलाई करते हैं तो इसको सपोर्ट देने के लिए इसको अंदर में निकाल दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका ये घर है, आप छत हटा के देख रहे हैं तो यहाँ ऐसे निकाल दिया गया, ये निकाल दिया गया। तो इसका हम यूज इस पर कुछ रखने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एक हमको धरन रखना है तो इसको सपोर्ट स्पेशली सीधा से इसको बाहर भी निकाला जाता है। तो बाहर निकालने का उस समय हमारा पर्पज़ ये हो जाता है कि इस पर हम कुछ और बाहर ऊपरी जो छत है उसमें चौड़ाई हम बाहर बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, इस पर स्पेशली लोड वर्क के लिए किया जाता है। और जो कॉर्निस होता है, जो कॉर्बल होता है, कॉर्बल पर लोड आता है, और कॉर्निस होता है, कॉर्निस पर लोड नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, फ्रॉग शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन में दिया है फ्रॉग शब्द का तात्पर्य क्या है। पहला आप बोल रहा है एक उपकरण है जिसका प्रयोग पत्थर उठाने में किया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है ईंट के ऊपर बनाया गया ये एक चिन्ह है, सही है। बाकी सब देखें कि ईंट कार्य में उधर जोड़ है, बिल्कुल नहीं है। ईंट के पूरी तरह से पानी में डुबोना है, ये भी गलत है। क्या है, ये फ्रॉग है। फ्रॉग को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा होता है। ईंट होता है, ऐसे ईंट हो गया, ईंट में बीच में ऐसे कुछ करके आप देखेंगे बना रहता है, जिसमें जिस निर्माता द्वारा बनाया गया वो अपना नाम लिख देता है। तो इसकी लंबाई कुछ माप होती होगी, तो इसकी माप क्या हो जाती है, 10x4 होती है। कितना होती है, इससे घट बढ़ सकता है, इधर उधर किया जा सकता है, अपने अनुसार कर सकता है, लेकिन एक मानक माना गया है। कितना माना गया है, 10x4 माना गया है। और जिसकी गहराई होती है, मतलब जो इसका सरफेस होगा, सरफेस के अंदर की तरफ यहाँ पर जाएगा, तो उसको कितना माना जाता है, 1 से 2 सेंटीमीटर माना जाता है। कितना, 1 से 2 सेंटीमीटर। और जो फ्रॉग का कार्य क्या होता है, ये जो ईंट होते हैं, ईंटों के आपस में ग्रंथन के लिए जो मसाला डाला जाता है, जिसको मोटार्ट बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में, तो उसको ये दोनों आपस में जोड़ने के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए, बंधन के लिए अच्छा वर्क करता है, उसके लिए यह फ्रॉग बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों की लिया जाता है। तो कितने ये लिया जाता है, आपका आंसर ए क्या बोल रहा है, 10 है, बी 15 है, सी 20 है, और डी आंसर डी 25 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20। कितनी ईंटों को लेते हैं इसकी मानक लंबाई चौड़ाई और को मापने के लिए या फिर जांच करने के लिए, तो हम 20 ईंटों को लेते हैं। थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, चीज़ें कैसे क्या करते हैं। तो इसमें 20 ईंटें ली जाती है। कितनी ईंटें ली जाती है, 20 ईंटें ली जाती है, और इसको लंबाई में ऐसे करके रखते हैं। 20 ईंटों को रख दिया जाए, और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये जो है ये 380 होनी चाहिए। 380 + -8 कितना होना चाहिए, 380 + -8। अगर हम यहाँ पर 20 देखें तो कितना हो जाएगा, 20, और एक ईंट की लंबाई कितनी है, 19 हो जाएगा। तो कितना होगा, 19 दूनी 38, 380 + -8 हो जाएगा। 380 से +8 अधिक है या +8 कम है तो वो चल जाएगा, मतलब उसको ठीक ठाक मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेबल है वो ईंट। और इसको, और जो इसकी ऊंचाई या फिर मोटाई बोलिए, मोटाई या फिर लंबाई जब इसकी देखनी होती, मोटाई या चौड़ाई देखनी होती है, तो उस समय इसको ऐसे करके करते हैं, और फिर यहाँ इसकी लंबाई देखती हैं। तो यहाँ के हिसाब से क्या होना चाहिए, 9 × 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 180। 180 + -4 होता है, कितना होता है, 180 + -4 होता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रथम श्रेणी की ईंट में 24 घंटे में
डूबो रहने के पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए। सीधा सा क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी का ईंट है, अगर उसको हम 24 घंटे पानी में डुबो कर रखते हैं तो वो उस जो जो ईंट द्वारा जल अवशोषण किया गया है कितना अवशोषण करना चाहिए प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए। तो प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए हमारा 20% पानी अवशोषित करना चाहिए, या फिर 1/6 उसके भार का 1/6 भाग पानी अवशोषित करना चाहिए, या परसेंटेज में ले तो 20% अवशोषित करना चाहिए। अगर वही सेकंड श्रेणी का ईंट हो तो कितना अवशोषित करना चाहिए, 22%, कहीं 25% भी आपको मिल जाएगा, ग्रॉस में देखेगा तो 25%, और जो वेट के हिसाब से कितना हो 1/4 हो। और थोड़ा सा आपको चीज़ें बता दें, प्रथम श्रेणी की जो भी ईंट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 105 न्यूटन पर mm²। कितनी होती है, 105 न्यूटन mm² होती है। इन ईंटों को अगर हम 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो इसको टूटना नहीं चाहिए। जो इनकी आवाज़ आती है हम उसको मेटेलिक आवाज़ आती है, और इसके जो कलर होते हैं चेरी कलर का होता है, वो अच्छा सबसे प्रथम श्रेणी का ईंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न इनमें से कौन सी मृदा ईंटें बनाने के लिए सर्वोत्तम अच्छी होती है। तो इनमें से कौन सी ईंट पूछ रहा है कि आप मृदा ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। तो इसमें से सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है, वेदरेड क्ले माना जाता है, जो सीधा सा मतलब है मौसम के इफेक्ट में रहे, उसको मौसम के इफेक्ट में रहे उसको हम अच्छी ईंटें माने जाते हैं। थोड़ा सा हम ईंट की मिट्टी में कौन चीज़ जो कौन सा तत्व कैसा रहना चाहिए उस चीज़ को बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप याद रखिए सलीम, क्या याद रखिए, सलीम, SLIM, एस फॉर सैंड हो जाएगा। सैंड कितना परसेंट होना चाहिए, 55 से 60%। कितना होना चाहिए, 55 से 60%, 55 से 60%। सिल्ट कितना होना चाहिए, 25 से 30% या 20 से 30%। ठीक। एल्यूमिना कितना होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए हमारा 20 से 30%। कितना, 20 से 30%। इसी प्रकार आयरन ऑक्साइड हो गया यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए, 2 से पहले क्या था, एल था ना, लाइम पहले देख लेते हैं। लाइम कितना होना चाहिए, 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए, 3 से 5%। और लास्ट में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए। फिर एक बार थोड़ा सा इस चीज़ों को देख लीजिए। आपका सैंड कितना होना चाहिए, 55 से 60%। सिल्ट कितना होना चाहिए, 20 से 30%। एल्यूमिना कितना होना चाहिए, 20 से 30%। लाइम कितना होना चाहिए, 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए, 3 से 5%। मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए। ये एक अच्छे अच्छे ईंट बनाने के लिए यह उस मृदा में रहना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सिलिका और सिल्ट कितना परसेंट होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 50% होना चाहिए। अगर पूछ ले सिल्ट और एल्यूमिना कितना होना चाहिए, एल्यूमिना को हम क्ले भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, तो कितना होना चाहिए, इसका भी आंसर आपका होगा 50% होना चाहिए। कभी कभार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि सिल्ट और एल्यूमिना कितना होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। सिल्ट और सिलिका कितना होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट जो बालू की सबसे महीन कण होती है उसी को हम सिल्ट बोल देते हैं। जैसे जो नहर में होते हैं, नहर के जो बेड में स्पेशली जम जाते हैं नीचे, तो वो हुई सिल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्तिका में एल्यूमिना की अधिकता, क्वेश्चन पूछ रहा है मृत्तिका में एल्यूमिना की अधिकता के कारण क्या होता है। बोल रहा है ईंट का भुरभुरा और कमज़ोर बना देता है। सेकंड बोल रहा है सूखने पर ईंट टूट जाती है तथा विकृत हो जाती है। ईंट का रंग लाल से बदलकर पीला हो जाता है। नेक्स्ट फिर एक और बोला है ईंट की पारगम्यता और टिकाऊपन बढ़ा देती है। तो पहले हम जानते हैं एल्यूमिना
कि किस लिए डाला जाता है, उसका फ़ायदे क्या होते हैं। तो एल्युमिनियम कितना परसेंट हमारा होता है, 20 से 30% होता है। कितना होता है, 20 से 30% होता है। इसके डालने का क्या रीजन क्या होता है, या फिर डालने का रीजन ये इसका ग्रॉस मतलब इफ़ेक्ट क्या दिखता है। तो ये सुघट्टे बनाता है। क्या होता है, जैसे ढलाई करते हैं तो ढलाई में आसानी होती है, किसी भी आकार में आराम से ढल जाता है। अगर हम इसको एल्युमिनियम ना समझ के हम दिमाग में इसको लाएँ, क्ले है, चिकनी मिट्टी है, तब हमको चीज़ें अच्छी समझ में आएगी कि ये सुघट्ट कितना होता है, और इससे ढालना बहुत ही आसान होता है। और चीज़ें भी सामर्थ्य भी देता है इसको, ये भी चीज़ें प्रदान करता है, कई चीज़ें प्रदान, लेकिन जो मेजरली हमको क्या करता है, ये सुघट्टे ढालना आसान बनाता है। इसकी अधिकता से क्या हो सकता है, इसके अधिक होने पे जो इसको सूखेगा ईंट या फिर पकाया जाएगा ईंट, तो क्या होगा, ईंटों में दरार आएंगे, सिकुड़न आएगी। अगर इसकी कमी है, कम डालने हैं, तो ये क्या होगा, इसको ढालना टफ हो जाएगा। अब देखते हैं हम चीज़ों को। ईंट का भुरभुरा और कमज़ोर बना देता है। तो इसकी जो अगर कमी होगी तो ऐसा हो सकता है, या फिर सैंड है जो सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी तब ऐसा हो सकता है, कमज़ोर हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, या फिर ब्रिटल बना देता है जो सैंड या सिलिका की मात्रा अधिक होने पर। नेक्स्ट बोल रहा है अभी, आपको क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि सुखाने पर ईंट टूट जाती है तथा विकृत हो जाती है। तो हमने एल्युमिनियम का भी यही चीज़ जाना कि इसकी जब अधिकता होती है तो ये सुखाने पर टूट जाता है, और अगर इसकी अधिकता है और पकाएंगे तो ये सिकुड़न आ जाती है इसमें, इसको ढालना कठिन कार्य हो जाता है अगर इसकी अधिकता होती है तो। सॉरी, ढालना कठिन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, पकाने पे इसमें विकृति आने लगती है। ढालना तो आसान होता है और ठीक होता है, लेकिन इसको ढालने के बाद जो पकाते हैं या फिर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो तब इसमें सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़न आने के वाला बात हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं, ईंट का रंग लाल में बदलकर पीला हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ईंट का रंग लाल से पीला किसी अधिकता के कारण होता है, तो यह मैग्नीशिया के कारण होता है। मैग्नीशिया की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो यहाँ पे इसका रंग पीला कर देता है। ईंट की पारगम्यता और टिकाऊपन बढ़ा देती है। पारगम्यता अपारगम्यता था, पारगम्यता इसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपारगम्यता तो इसकी बढ़ाती है, वाटर प्रूफनेस इसकी बढ़ाती है, लेकिन इसकी सबसे मेजर जो देखा जाए तो ये सबसे विकृत कर देती है। ये सबसे बड़ी बात यही है कि यह विकृत कर देती है। तो यहाँ हमारा आंसर बी सही होगा। अगर बी नहीं होता तो ये हो सकता था कि इसकी टिकाऊपन बढ़ा देती है, और अपारगम्यता वाटर प्रूफिंग जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज कर देता है। ये सॉरी, वाटर प्रूफिंग ये चीज़ नहीं कार्य करता, ये आयरन ऑक्साइड के कारण वाटर प्रूफिंग चीज़ बढ़ती है और टिकाऊपन बढ़ता है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर। 1 घन मीटर ईंट चिनाई में मानक ईंटों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, यह 500 होती है, सबको पता होगा ये। इसको हम देख सकते हैं, अगर 1 घन मीटर है तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार हो जाएगा। और एक ईंट का घनत्व कितना होता है, 20 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 500 आंसर आ जाएगा। तो 1 घन मीटर चिनाई में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 500 ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर चिनाई में पत्थरों का प्राकृतिक संस्तरण तल और दाब दिशा क्या होती है। सीधा से पूछ रहा है, जो पत्थर की चिनाई की जाती है उसमें दाब की दिशा क्या होती है, दाब की दिशा नीचे की ओर होती है। क्या होती है, नीचे की ओर होती है। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं, नीचे की तरफ होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य भवन ईंटों की संपीड़न प्रबलता किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से अदर टाइप में, अगर अदर लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पढ़ें तो ये हो सकता है कि एक बिल्डिंग यूज के लिए एक ईंट की न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। अगर फर्स्ट श्रेणी की ईंट की बात करें, अगर सबसे अच्छे भवन की बात करें
सार्वजनिक भवन या फिर जिस पे घर में लोडिंग वर्क ज़्यादा हो तो उस मकान में या उस घर में बनाने के लिए जो ईंट यूज की जाएगी उसकी सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? तो उसकी सामर्थ्य 105 kg पर mm² या 10.5 न्यूटन mm² होनी चाहिए। और यह किसी ईंट श्रेणी के अंदर आएगा या प्रथम श्रेणी की ईंट के अंतर्गत आ जाएगा। पूछा निम्न में से किसका इकाई वजन कम होता है? तो यहाँ पे आप सीधा से इसको याद रखिए, सैंडस्टोन का इकाई वजन कम होता है, यूनिट वेट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब एक प्रथम श्रेणी का ईंट को 24 घंटे तक ठंडे जल में डुबोया जाता है तो उस अपने भार से कितना प्रतिशत जल अवशोषित नहीं करना चाहिए? तो वह कितना नहीं करना चाहिए? 20% से अथवा 1/6 से अपने भार के से अधिक जल का अवशोषण नहीं करना चाहिए। वही अगर सेकंड श्रेणी का ईंट है तो वह 25% से अधिक अवशोषित नहीं करना चाहिए या 1/4 भार के 1/1/4 से अधिक नहीं जल का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईंट का लाल रंग किसकी विद्यमानता के कारण होता है? तो इसका सबको आंसर पता होगा, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ईंट का रंग क्या होता है? लाल होता है। इसको चेरी कलर, चेरी रेड भी बोलते हैं, चेरी कलर भी बोलते हैं। ये कितना % होना चाहिए? 3 से 5%। अगर इसकी कमी होती है अर्थात 3 से कम होता है तो इसका जो ईंट का कलर होता है पीलापन आ जाता है, येलोली सा हो जाता है। और यदि इसकी अधिकता होती है तो इस ईंट का कलर को काला कर देता है या जामुनी कर देता है। और यह क्या करता है? यही हमने पहले बोला था ना, यह क्या करता है, जो ईंट होती है ईंट को स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है और यह वाटर प्रूफिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। और इसका एक और कार्य है, जो ईंट होता है ईंट को कम ताप पर उसके जो सिलिका के कण हैं, सिलिका के जो कण हैं, एल्यूमिना जो हैं उन और लाइम जो है, ये इसके टेम्परेचर को कम ताप पर ही पिघलने और इसको बंधन करने में हेल्प करते हैं। अर्थात सीधा से बोले तो उसकी जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर जो गलते हैं वो कम टेम्परेचर पर ही गल जाते हैं। तो दूसरे लैंग्वेज में यह बोल सकते हैं कि जो हम ईंटों को पकाने में ईंधन की भी यह बचत करने का कार्य करता है, एक गालक के रूप में कार्य करता है। गालक के रूप में लाइम भी काम करता है, आयरन ऑक्साइड भी काम करता है, मैग्नीशिया भी गालक के रूप में काम करता है। अर्थात ये तीनों गालक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला बिना त्रिकोणीय कोण वाले, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, बिना त्रिकोणीय कोण वाली ईंट का वह भाग जो लंबाई और चौड़ाई में आधे के बराबर हो तो क्या कहलाता है? कुछ ईंट आपका इस प्रकार का होगा, सपोज ऐसे करके आपका ईंट है, तो इसकी आधा में यहाँ हो गया और आधा में हो, ये बोल रहा है ऐसे हम कर देते हैं। तो इस ईंट को हम क्या बोलते हैं? इस ईंट को क्या बोलते हैं? नर डेली बोलते हैं, अर्थात किंग क्लोजर बोलते हैं। अगर इसी ईंट को इस प्रकार से कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? मादा डेली, अर्थात क्वीन क्लोजर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? क्वीन क्लोजर। इसका सही आंसर क्या है? किंग क्लोजर है। ये बोला बिना त्रिकोणीय कोण वाली ईंट का वह भाग जो लंबाई और चौड़ाई के आधे के बराबर हो, तो आपका यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? किंग क्लोजर होगा, जो हमने पहले बताया था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना की मुख्य कार्य क्या है? पूछ रहा है कि ब्रिक अर्थवर्क में मुख्य कार्य क्या है? तो अपारगम्यता बढ़ाता है, नमनीयता बढ़ाता है, प्लास्टिसिटी बढ़ाता है, श्रिंकेज रोकता है, स्थायित्व बढ़ाता है,
ये सभी कार्य करता है, लेकिन ये जो बोला है कि मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें मुख्य कार्य क्या करता है, प्लास्टिसिटी करता है। जो हमारे पकने से पूर्व जो ढालने, जब ढालते हैं ईंट को, तो उसको किसी भी, इसकी अगर कमी हो तो किसी भी आकार में ढालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कोरें अच्छी नहीं होंगी। और जो इसका मुख्य कार्य क्या है, यही प्लास्टिसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का घटक है। निम्न में से कौन सी एक अच्छी ईंट का घटक है जिसकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़न एवं अनियमितता का कारण बनती है। इसमें क्या हो जाएगा, सबको पता होगा ये चीज़, अभी हमने जस्ट पहले ही जिक्र किया था कि अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो इसके सुखाने या पकाने पर इसके जो गुण है उसमें यह डिफेक्टेड करता है, ये सीधा डिफेक्टेड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा। एल्यूमिना क्या करता है, एक अच्छी ईंट का घटक जिसकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़न या अनियमितता का कारण बनता है। तो अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, सुखाने या पकाने पर इसके रूप जो सिकुड़न आने लगते हैं और अनियमितता आने लगती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, कमी होने पे भी यही होती है कि इसको ढालना किसी भी आकार में मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोलता है, एक लोड बियरिंग मेसोनरी बिल्डिंग में प्रयुक्त ईंटों की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, निम्न से कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सा आप क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करें तो सीधा सा बोल रहा है कि अगर भारी जहाँ पर कार्य किए जाते हैं, जिस भवन में भारी वर्क, जिस प्रकार फैक्ट्री बोल लीजिए, फिर इंडस्ट्रियल वर्क बोल लीजिए, तो उस प्रकार के बिल्डिंग में प्रयुक्त ईंटों की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से सीधा से हो गया, हम भारी वर्क के लिए जो भी यूज करते हैं तो प्रथम श्रेणी के ईंटों का यूज करते हैं। और प्रथम श्रेणी के ईंटों का जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कितना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ ही होता है, उसको क्रश किया जाता है, वही उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो कितना होता है, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।